है एक टॉपिक जिसका नाम है टेंस, उसका सेकंड पार्ट। कल तो हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था, उसके बारे में जाना था। अगर आप लोगों वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उससे जाकर देख लीजिएगा पहले। अब हाँ, आज हम करने वाले हैं उसके सेकंड पार्ट की शुरुआत, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलो करते हैं इसकी शुरुआत। तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये 12 जो हमारे पार्ट थे टेंस के, उनमें से ये फर्स्ट पार्ट है। तो आज हम इसके रूल समझेंगे, फिर जो इसकी रचना होती है वो समझेंगे कि वाक्य को, इस टेंस के जो वाक्य हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है, और फिर उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे और उन्हें समझेंगे। सबसे पहले इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मीन कल हमने अलग अलग पढ़ा था, आज इन्हें जोड़कर हम एक बार वापस देख लेते हैं। प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। इंडेफिनिट यानी होता है अनिश्चित, जिसमें समय का कोई ध्यान नहीं होता। तो टेंस यानी काल, तो इसका हिंदी में क्या हो गया, वर्तमान अनिश्चित काल या फिर अनिश्चित वर्तमान काल। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल की तरफ अपन चलते हैं। फर्स्ट रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है ये यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है फर्स्ट रूल, जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, HV यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। मतलब जो हमने कल सेंटेंस में पढ़ा था उनमें फर्स्ट क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें सिंगुलर, जब जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया नहीं लगती है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का पहले रूप में एस या ईएस जोड़ते हैं। पहले फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। अब ये एस या ईएस जो हम जोड़ते हैं, ये एक बार वापस से समझ लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य जिनमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और जो मुख्य क्रिया है उसमें पहले रूप में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इनमें से एस या ईएस जोड़ते हैं तो कौन से के साथ एस लगेगा और कौन से के साथ ईएस लगेगा, वो अभी हम यहाँ पे समझेंगे। तो उससे पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं। एस या ईएस जोड़ते हैं वे, यहाँ पे सिंगुलर की बात हो गई। सिंगुलर हो तो मैन वर्ब जो सहायक क्रिया वो नहीं लगाएंगे, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट न हो के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट हो तो भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सिंगुलर हो तो मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ता है। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगती, लेकिन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जुड़ता, बस मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो डायरेक्ट आ जाती है। तो अब हम एस या ईएस का समझते हैं। एस जो सब्जेक्ट होते हैं या फिर जिनके आगे, जैसे सिंगुलर से प्लूरल भी हम बनाते हैं, तो जो होता है जो क्रिया होंगी, क्रिया के आगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैन वर्ब मुख्य क्रिया। अगर मुख्य क्रिया के अंत में ओ, एक्स या फिर डबल एस, एस एच, ऐसे जो कॉन्सोनेंट आते हैं, कॉन्सोनेंट या फिर वोवल ओ, एस, एक्स एच, डबल एस, अगर ये आए सी एच, तो ऐसे जो मतलब व्यंजन या फिर स्वर आए, कॉन्सोनेंट या वोवल आए, तो उसके साथ तो ईएस लगेगा।
और अगर ये सब नहीं आए तो उसके साथ एस लगेगा। इसका जो एस है ये से सिंगुलर से प्लूरल बनाना हम अगले जो टॉपिक लेके चलेंगे उसमें इसे विस्तार से समझ लेंगे। लेकिन इसमें तो इतना ध्यान रखना है कि एस एच डबल सी ओ एक्स और ऐसे जो आते हैं सी एच, ये जो मतलब ये आए अगर लास्ट में तो उसमें क्या लगाते हैं एस और बाकी जो होते हैं उनके साथ एस लगाते हैं। और जो मेन वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट होगा उनकी मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आएगी, उनके साथ ऐसे एस नहीं लगेगा। सेकंड रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा, अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा सभी सेंटेंस कौन से रह गए? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये तीन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा सभी सेंटेंस जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है, डू या डज आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस हुए उनमें तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, और जो बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब आती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? वो होती है डू और डज। ठीक है, अगला रूल्स देखते हैं। रूल देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ही, सी, इट के साथ डज आता है। अब ये डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है, उसके लिए रूल्स हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे एक करता, जैसे राम, सीता, गीता, ये सब एक है। और ही, सी, इट, ही तो आता है जो जेंट्स होते हैं उनके लिए, सी लेडीज के लिए, और इट जो बाकी के जैसे पशु, कोई वस्तु हुई उनके लिए आते हैं। तो के साथ डज आता है, तो उनके साथ क्या आएगा? डज। और नेक्स्ट जो रूल है वो देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई, वी, यू, दे, ये सिंगुलर थे और ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ गया, ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। अब आई को इंग्लिश में ज़्यादातर प्लूरल में ही माना जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई, वी, यू, दे के साथ डू आता है। तो डज तो सिंगुलर ही, सी, इट के लिए आ गया, और प्लूरल सब्जेक्ट और आई, वी, यू, दे के साथ डू आ गया। तो अब हम इनके जो एग्जाम्पल है और जो इनकी फॉर्मेशन है, रचना है, वो देखेंगे। तो अब हम इनकी फॉर्मेशन देखते हैं, रचना देखते हैं कि इनसे जो हिंदी की वाक्य है वो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे बनाएं, उनका जो रचना होती है, ढांचा होता है, वो कैसा होता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी मैंने आपको बताए थे कि इसमें अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें ऐसे एस ओ जुड़ता है। तो अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। अगर सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो सब्जेक्ट जो प्लूरल है वो सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऐसे एस नहीं जुड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और फुल स्टॉप। क्यों यहाँ पे ऐसे एस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अब आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो अगर तो सब्जेक्ट जो सिंगुलर है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें ऐसे एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में दो बदलाव आते हैं, एक तो आता है नोट और एक आ जाती है मेन वर्ब। तो देखते हैं, और ऐसे ये नहीं लगता क्योंकि वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगता है। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा
सब्जेक्ट प्लस डू या डज, जो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि डू आएगा डज, जो अपने रूल में पढ़ा है कि जो डू आता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है और डज आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट, यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए नोट आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लेके आ जाते हैं। जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, ये सब्जेक्ट के पहले आ जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ये डू या डज आ गया, फिर ये सब्जेक्ट, यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं है इसलिए नोट नहीं आएगा, नोट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, ये पूरा इसकी जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव है कि इंट्रोगेटिव आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट्स के पहले ले आएंगे और नोट हटा देंगे क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। फिर अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का मिक्सर है। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव है इसलिए डू और डज आगे आएंगे, तो यहाँ पे डू और डज आ गए, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट, इससे समझो सबसे पहले ये डू और डज आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, इसके कभी नहीं लगाते हैं तो नंबर भी कर सकते हैं। तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, तो चलो देखते हैं। तो अब हम सभी जो टाइप्स है अफर्मेटिव नेगेटिव सभी सेंटेंस के, उनके एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे और बाकी आप अपने जो आसपास बहुत सारे सेंटेंस होते हैं उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक एक एग्जाम्पल से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आते ही अपन को सारे जो रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस के वो आ जाने चाहिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट रूल अपन ने पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उसके अंदर एस या ईएस नहीं लगाएंगे, और अगर सिंगुलर है तो लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे और उसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस जो मेन वर्ब है, फिर एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मे, तो मे का आई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं रहता हूँ, तो इसमें क्या है रहता हूँ, तो रहता हूँ के लिए लिव, रहना ये क्रिया हो गई, वर्ब हो गई तो लिव। फिर क्या था कि प्लस एस या ईएस, तो एस या ईएस, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई क्या है प्लूरल है या सिंगुलर, आई प्लूरल है, जो अपन ने अभी पढ़ा था कि इंग्लिश में आई को प्लूरल माना जाता है। तो इसके साथ ऐसे ईएस आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसे ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, आई लिव, फिर ऐसे ईएस तो नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जयपुर, आई लिव जयपुर। लेकिन यहाँ पे एक बात और है जिन्हें हमको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे प्रीपोजिशन हो लगेगी कि मैं रहता हूँ, तो किसी चीज़ के अंदर रहते हैं तो उसके लिए इन आता है, आई लिव इन जयपुर, और लास्ट है फुल स्टॉप। अगला नेगेटिव, चलो इसे एक बार देखते हैं कि अगर यहाँ पे मैं की जगह वह होता तो क्या ऐसे ये आता, यहाँ पे नहीं आता, क्यों नहीं, यहाँ पे आता ऐसे यस, जैसे वह लिखते तो आता, आई लिखते जब तो नहीं आया, जैसे वह जयपुर में रहता है कर देते हैं, वह जयपुर में रहता है,
तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ पे एस लगाऊंगा ई एस, यहाँ पे ई है तो ई नहीं, तो ई के लिए एस आएगा, ई एस, ई के लिए एस आएगा। तो ही लिव्स इन जयपुर। अब अगला नेगेटिव का देखते हैं, वह खेलती नहीं है। सबसे पहले नेगेटिव्स के रूल्स की हेल्पिंग वर्ड डू या डज आती है। डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आता है, डू प्लूरल के लिए आता है और डज सिंगुलर्स के लिए आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस नोट प्लस मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट फिर अदर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट खेलती नहीं है, वह खेलती नहीं है तो सी, लड़की है वह खेलती नहीं है, वह खेलता नहीं है तो ही आता, तो सी। फिर डू आएगा डज, ये वह है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज आता है तो सी डज। फिर नोट प्ले, क्या क्या, सी डज नॉट प्ले, वह खेलती नहीं है। अब आगे देखते हैं, इसे ही अपन एक बार देखते हैं। अगर यहाँ पे वह की जगह मैं होता, मैं खेलता नहीं हूँ, तो अपन इसे कैसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं आई सब्जेक्ट, फिर डू आता है डज, तो यहाँ पे डू आता है क्योंकि ये प्लूरल हो गया, तो डू नॉट प्ले। ऐसे सभी को जचा जचा के देख आप कोशिश करना और उसे बार बार जो अलग अलग सेंटेंस है उन्हें बनाने की कोशिश करना, तो आपको जरूर आएंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या वह गाती है। तो इसके लिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव के जो रूल्स हैं वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ड लगती है, वही इस जो नेगेटिव के थे, डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले डू और डज। तो क्या वह गाती है, वह क्या है, वह स्त्रीलिंग है, वह लेडीज है, स्त्रीलिंग है, तो सी। तो यहाँ पे सी आएगा, लेकिन पहले क्या आएगा, पहले डू आएगा डज सी के लिए। सी क्या है, सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है डज, तो यहाँ पे क्या आएगा डज, फिर सी, सिंग, डज सी सिंग, क्या वह गाती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वही फॉर्मेशन डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नहीं डज, सबसे पहले सब डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो सबसे पहले क्या आएगा, तुम, यूं, यू क्या है, यू को प्लूरल है यूं, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डू यूं, फिर नॉट रीड, डू यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो डू यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। तो अब हम अगले वीडियो में इसका पार्ट सेकंड लाएंगे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाइए और इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पीयू स्टडी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए।
बाय बाय।